हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पोर्टल ऑफ एपेक्स एकेडमी रुड़की। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था आपका न्यू चैप्टर एनर्जी इंटरेक्शन इन ब्रैकेट हीट एंड वर्क। वहाँ पर हमने सबसे पहले समझा व्हाट इज वर्क, फिर उसके बाद हमने वर्क के डेफिनेशन को मॉडिफाई किया, उसके बाद हमने पढ़ा कन्वेंशन ऑफ वर्क ट्रांसफर, उसके बाद जनरलाइज इक्वेशन फॉर क्लोज्ड सिस्टम वर्क, उसके बाद हमने वर्क को देखा पीवी डायग्राम में। वहां से आपको पता चला कि जो वर्क है आपका वो क्या है, पाथ फंक्शन है। अभी तक हमने जितने भी हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर हैं उन सभी में हमने पढ़ा प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, बट लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया वर्क। वर्क क्या है आपके पास में, पाथ फंक्शन। अभी तक जो हमने स्टडी किया प्रॉपर्टी क्या है आपके, पॉइंट फंक्शन। तो अभी तक हमने केवल एक ही पाथ फंक्शन स्टडी किया है जिसका नाम है वर्क। तो लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे आपका न्यू टॉपिक क्लोज सिस्टम वर्क फॉर वेरियस प्रोसेस। अब यहां पर क्लोज सिस्टम वर्क है, वेरियस प्रोसेस क्या है आपके पास में, यहां पर हम पढ़ेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, आइडियाबैटिक एंड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो चलिए सबसे पहला हम देखते हैं यहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम। तो पहला है आपके पास में नंबर फर्स्ट इज कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक प्रोसेस, आइसोमेट्रिक प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर क्या है कि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आइसोकोरिक में क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो वहां पर आप देख एक सेकंड में आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट वॉल्यूम को हम कह सकते हैं आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक और आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। चलिए देखते हैं इसको एक एग्जांपल से। मान लीजिए आपके पास में कंटेनर है, ये आपके पास में क्या है, कंटेनर है कि रिजिड कंटेनर। ये क्या है आपके पास में, एक रिजिड कंटेनर और इस कंटेनर के अंदर हमने फिल किया हुआ है गैस। कंटेनर के अंदर क्या है हमारे पास में, गैस। अब जब हम इस गैस को हीट सप्लाई करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल क्या है, दूर दूर जाने स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहां पर क्या है, रिजिड कंटेनर। इसमें जब कंटेनर के अंदर हम हीट सप्लाई करेंगे, इसकी वॉल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब क्या है, वॉल्यूम क्या है आपकी, कांस्टेंट। तो यहां से आप देख सकते हैं वॉल्यूम क्या है आपके पास में, कांस्टेंट। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल और। मान लीजिए कि ये आपके पास में एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से, ये, और यहां पर क्या है आपकी गैस। जब आप इस गैस को यहां से हीट सप्लाई करोगे QS, तो जो पिस्टन है आपका वो क्या जाएगा आपका, जब हीट सप्लाई करोगे तो जाएगा अप, और यहां से हीट रिजेक्ट करोगे तो क्या आएगा आपके पास में, डाउन। अब अगर मैं इस पिस्टन को यहां से लॉक कर दूं कुछ इस तरीके से, ये जब आपने इस पिस्टन को यहां से लॉक कर दिया, अब जितनी भी हम हीट सप्लाई करेंगे लेकिन पिस्टन अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है यहां पर आपका, इस केस में वॉल्यूम इज कांस्टेंट। यहां पर भी क्या है हमारे पास में, वॉल्यूम क्या है हमारे पास में, कांस्टेंट। तो जब भी हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो एग्जांपल आप दे सकते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट व्हेन पिस्टन इज लॉक्ड। ठीक है, चलिए यहां से वर्क कैलकुलेट करेंगे। वर्क क्या है आपके पास में, वर्क इज इक्वल टू P इंटू dV, इंटीग्रेशन P इंटू dV। अब इस इक्वेशन को अप्लाई करने से पहले 3 पॉइंट। नंबर फर्स्ट इज
पहला क्या है आपके पास में कि वर्क तब होगा जब वो सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करेगा, शुड क्रॉस द बाउंड्री। सेकंड, सिस्टम क्या होना चाहिए आपके पास में, क्लोज्ड सिस्टम। एंड नंबर थर्ड इज रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई है तभी हम इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। तो यहां से आप देख सकते हैं बच्चों कि वॉल्यूम क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। तो जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा आपके पास में, 0। तो यहां से अगर मैं बात करूं डीवी की, तो डीवी इज इक्वल टू क्या आपके पास में, चेंज 0, बिकॉज वॉल्यूम इज कीप्ड कांस्टेंट। तो यहां से अगर मैं वर्क की बात करूंगा तो वर्क कितना आएगा आपके पास में, 0। वर्क कितना आएगा आपके पास में, 0। अगर मैं यहां पर इसको रिप्रेजेंट करूं पीवी डायग्राम में कुछ इस तरीके से, ये क्या है बच्चों यहाँ पर आपका प्रेशर, ये क्या है यहाँ पर आपका वॉल्यूम, और यहां पर क्या लिया हमने, गैस। अभी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट एक या दो लेक्चर के बाद कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है आपकी। तो यहां से अगर आप देखें कि पीवी इज इक्वल टू MRT, ये क्या है आपके पास में, आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहां से आप देख सकते हैं कि क्लोज सिस्टम की मैंने बताया आपको, मान लीजिए बोतल है, इसको कैसे भी मैं मूव कराऊंगा, लेकिन जो इसके अंदर का मास है वो क्या रहेगा आपके पास में, कांस्टेंट। तो यहां पर मैंने आपको बताया था ये क्या आपका कंट्रोल मास, आर आपका यहां पर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। और इस केस में क्या है कि जब मैं रिजिड कंटेनर की बात करूंगा या जब मैंने पिस्टन को यहां पर लॉक किया, उस केस में क्या है, वॉल्यूम क्या रहेगी आपके पास में, कांस्टेंट। तो यहां से आप देख सकते हैं जो प्रेशर होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब हीट सप्लाई करेंगे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। तो यहां से आप इसको देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये क्या आपके पास में स्टेट 1 और ये क्या आपके पास में स्टेट 2। यहां से यहां तक क्या है आपका वॉल्यूम कीप्ड कांस्टेंट, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? तो जब भी यहां पर हम बात करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन कितना आएगा आपके पास में, 0। अब यहां पर एक स्पेशल केस आएगा आपके पास में कि जब आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, मतलब कि उसकी बाउंड्री में कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन उस केस में एक केस आपके पास में ऐसा है वहां पर वर्क डन आपका 0 नहीं होगा। चलिए देखते हैं उस केस को। स्पेशल केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। देखिए बच्चों यहां पर क्या है, ये आपका स्पेशल केस आएगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का, जिसमें आपका वर्क डन 0 नहीं होगा। अगर इस केस से अगर हम बात करें, जब भी वर्ड आएगा आपके पास में कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आंख बंद करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आप टिक कर सकते हैं वर्क डन इज 0। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास में कि स्पेशल केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। चलिए देखते हैं इसको क्या है। देखिए चलो पहले मैं इसका डायग्राम प्लॉट कर देता हूं यहां पर एक। देखिए स्टूडेंट, इस केस में आपके पास में क्या होगा कि यहां पर आपके पास में एक अरेंजमेंट है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये पैडल व्हील और स्टीयर है आपके पास में, यहाँ पर ये कनेक्ट है एक शाफ्ट से, और इस शाफ्ट से कनेक्ट है कि ये पुली, और इस रोप से हमने यहाँ पर कुछ वेट हमने लिफ्ट किया हुआ है W। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में कि ये जो कंटेनर है ये क्या है आपके पास में, इसकी बाउंड्री क्या है, रिजिड। इसकी बाउंड्री में कोई भी चेंज आपका नहीं आएगा। तो जब यहां से वेट आपका डाउन आएगा, तो जो आपकी रोप इस तरह से कनेक्ट है पुली, तो आपकी पुली कुछ इस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट करेगी। जैसे ही वेट डाउन आएगा तो पुली इस तरह से रोटेट करना क्या करेगी आपका, स्टार्ट करेगी। और जब ये पुली यहां पर रोटेट करना स्टार्ट करेगी, उस केस में जो पैडल व्हील और स्टीयर है आपका, ये भी रोटेट करना आपका स्टार्ट करेगा। जब ये रोटेट करना स्टार्ट होगा तो ये जो गैस है यहां पर क्या होगा आपका, फ्रिक्शन, और यहां पर फ्रिक्शन के कारण जो इस गैस का टेम्परेचर है वो क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा। मान लीजिए अगर मैं यहां पर कुछ कनेक्ट कर दूं, ये थर्मोमीटर इस तरीके से, ये कि 2 थर्मोमीटर आपने यहां पर लगा रखे हैं, कि अगर ये क्या है आपके पास में इनिशियल
और ये क्या है आपके पास में यहाँ पर फाइनल नाम दे दीजिएगा फाइनल। इनिशियल में ये जो गैस है यहाँ पर, इस गैस का जो टेम्परेचर मान लीजिए कितना है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। और जैसे ये यहाँ से आपकी शाफ्ट रोटेट करना, शाफ्ट आपकी स्टार्ट करेगी, जैसे ही आपकी शाफ्ट यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट करेगी तो जो पैडल व्हील और स्टीयरिंग क्या है रोटेट करना स्टार्ट करेगा। और जब ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो कुछ टाइम के बाद, इनिशियल में टेम्परेचर कितना है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ टाइम के बाद इस गैस का जो है टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और टेम्परेचर इंक्रीज करके कितना चला गया आपका 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर वॉल्यूम क्या है आपके पास में कांस्टेंट, वर्क नॉट इज इक्वल टू 0। अब मान लीजिए ये पूरा का पूरा आपके पास में क्या है सिस्टम है, और इस सिस्टम को हमने कुछ वर्क दिया जिसके कारण हमारा टेम्परेचर क्या हुआ इंक्रीज हुआ। उस केस में हम कह सकते हैं कि यहां पर वर्क इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर जो वर्क आएगा हमारे पास में वो क्या आएगा, हमारे पास में जो वर्क आएगा वो कितना आएगा हमारे पास में नेगेटिव। तो स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हैं जब भी हम पैडल व्हील और स्टीयरिंग की बात करेंगे उस केस में हमारा वर्क डन नेगेटिव नहीं होगा। जब हमारी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी उस केस में हमारा वर्क होगा, वर्क ऑन द सिस्टम होगा, तो वर्क क्या आएगा आपके पास में नेगेटिव। तो ये आपका स्पेशल केस था किसका, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। नेक्स्ट आएगा आपके पास में कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। नेक्स्ट यहां पर आपके पास में आएगा नंबर सेकंड इज कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर और आइसोबारिक और आइसोपेस्टिक प्रोसेस। देखिए अब सेकंड क्या है आपके पास में, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोबारिक और आइसोपेस्टिक प्रोसेस। देखिए स्टूडेंट 2017 एसएससी जेईई मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि आइसोपेस्टिक में क्या कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन था उनके पास में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी। तो जब भी हम डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन आया आपके पास में आइसोपेस्टिक, तो डायरेक्ट आप टिक कर गए थे वहां पर कि प्रेशर क्या रहेगा आपके पास में कांस्टेंट। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट को ये पता ही नहीं था कि व्हाट इज आइसोपेस्टिक प्रोसेस। आइसोपेस्टिक के केस में आपका जो है प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। चलिए इसको समझते हैं एग्जांपल से कि क्या है ये। देखिए स्टूडेंट मान लीजिए कि ये आपके पास में यहां पर ये, अब ये क्या है यहां पर आपका पिस्टन, ये क्या है यहां पर आपका पिस्टन। अब अंदर क्या है यहां पर गैस, ये क्या है अंदर आपका यहां पर गैस, जो आपका क्या है सिस्टम। ये क्या है यहां पर आपकी गैस, और यहां से जो प्रेशर लगेगा वो क्या है आपके पास में, यहां से जो प्रेशर लगेगा आपके पास में ये क्या आपके पास में पी गैस प्रेशर। और इस पिस्टन के ऊपर जो ऊपर से प्रेशर लगेगा ऊपर की साइड से वो क्या है आपके पास में PATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मान लीजिए कि यहां से ये पिस्टन है, जब मैं इस पिस्टन को पुश करूंगा अपर डायरेक्शन में तो इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, ऊपर से लगेगा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहां से गैस का प्रेशर क्या लग रहा है आपका अपवर्ड डायरेक्शन में। अब सवाल यह है कि अगर गैस का प्रेशर इक्वल टू में कर दो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो क्या यहां पर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है या नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो प्रेशर होगा, प्रेशर क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। यहां से फोर्स अगर आप कैलकुलेट करोगे तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। मान लीजिए कि ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन का जो आपके पास में एरिया है वो कितना है आपके पास में A।
तो जितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा उतना ही क्या लग रहा है आपका अपवर्ड डायरेक्शन में गैस प्रेशर। तो क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है? नहीं है। वो कैसे कि भाई यहां पर ये मान लीजिए पिस्टन है, इस पिस्टन के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और गैस प्रेशर जो लगेगा वो क्या लग रहा है आपका अपवर्ड डायरेक्शन में। इस पिस्टन का कुछ सेल्फ वेट भी होगा। मान लीजिए कि ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन का जो वेट है आपका W, वो लगेगा यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से। अब जितना गैस का प्रेशर लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में इज इक्वल टू PATM प्लस वेट। तो जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे कि जितनी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उतनी क्या होनी चाहिए आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में, तभी क्या होगा आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तो यहां से आप देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर मैं इस पूरी पिक्चर को यहां से जूम करके मैं यहां पर प्लॉट करूं कुछ इस तरीके से, ये क्या है आपके पास में PATM, ये क्या है आपके पास में यहां पर P गैस, और ये इसका वेट है आपके पास मान लीजिए W। और इक्विलिब्रियम कब रहेगा आपके पास में कि P गैस इज इक्वल टू PATM प्लस W, और यहां पर क्या है लेंगे फोर्स, तो मल्टीप्लाई किसकी करेंगे इनटू एरिया कि अपवर्ड कितनी है आपके पास में फोर्स P गैस इनटू एरिया, डाउनवर्ड कितनी है PATM इनटू एरिया प्लस पिस्टन का वेट। तो यहां से आप अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को एरिया से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, P गैस इज इक्वल टू PATM प्लस W बाई A, ये आपके पास में इक्वेशन आएगी। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूंगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है आपके पास में कांस्टेंट, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये क्या रहेगा आपके पास में कांस्टेंट। अब ये जो आपके पास में पिस्टन है, अब मान लीजिए डस्टर की बात करें, इस डस्टर को मैं लेके आया परचेज करके आज, और 1 महीने के बाद इसके वेट में कोई चेंज आएगा, इसके वेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो पिस्टन का वेट होगा वो भी क्या होगा आपके पास में कांस्टेंट, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। तीसरा, मान लीजिए ये जो पिस्टन का एरिया है आपके पास में A, इस डस्टर को मैं 1 दिन यूज करूं, 1 महीना यूज करूं या 2 महीने यूज करूं, इसके एरिया में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इट मींस एरिया इज कांस्टेंट। तो यहां से एरिया भी क्या आएगा आपके पास में कांस्टेंट। तो यहां से आप देख सकते हैं कि P गैस इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि अगर मैं सिस्टम को हीट सप्लाई करूंगा तो जो पिस्टन है आपका फ्रीली मूव करेगा कुछ इस तरीके से, ये हीट सप्लाई करेंगे एक्सपेंड करेगा, हीट रिजेक्ट करेंगे तो कंप्रेस करेगा, इस तरीके से कुछ। इसको बोलते हैं स्टूडेंट कांस्टेंट प्रेशर, आइसोबारिक एंड आइसोपिस्टिक प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं यहां पर जब वर्क की बात करेंगे तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 से V2 P इंटू TV। देखिए वो कैसे कि भाई मान लीजिए ये सिस्टम आपके पास में है और इस सिस्टम को यहां से आपने सप्लाई किया हीट QS। अभी क्या है स्टेट 1 में, जब आपने हीट सप्लाई किया तो ये क्या करेगा आपके एक्सपेंड करेगा, कुछ यहां पर पहुंच जाएगा इस तरीके से, कहां जाएगा स्टेट 2। लेकिन प्रेशर क्या रहेगा आपके पास में कांस्टेंट। तो W इज इक्वल टू P क्या है आपके पास में कांस्टेंट, इसका जब इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा V2 माइनस के V1। ये भी क्वेश्चन जो इक्वेशन आई ये भी कई बार SSC JEE के क्वेश्चन में या फिर जो A लेवल JEE लेवल के क्वेश्चन होते हैं PSUs होते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन आ रखा है। ये आपको क्लियर हुआ होगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्या है। अब थोड़ा कन्फ्यूजन क्या है कि बच्चे कन्फ्यूज होते हैं आइसोकोरिक, आइसोमेट्रिक, आइसोबारिक, आइसोपिस्टिक। तो आइसोकोरिक आइसोबारिक में तो क्लियर आप कट करोगे कि आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन जो 2 वर्ड है आपके पास में, आइसोपिस्टिक मींस प्रेशर इज कांस्टेंट, आइसोमेट्रिक इज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर। थर्ड हम देखते हैं यहां पर कांस्टेंट
टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर और आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा कि जो बार बार हम यूज कर रहे हैं आइसोकोरिक, आइसोमेट्रिक, आइसोपेस्टिक, आइसोथर्मल, ये जो वर्ड है आपका आइसो मींस क्या होता है स्टूडेंट आपके पास में? सेम। थर्मल मींस टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर कहें या कांस्टेंट टेम्परेचर कहें, बात एक ही है आपकी। अब यहां पर जो नंबर थर्ड प्रोसेस है आपका कांस्टेंट टेम्परेचर या कहें आइसोथर्मल प्रोसेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस प्रोसेस के अंदर आपका जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब सवाल यह है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो हीट ट्रांसफर उसमें सिस्टम में हम करेंगे या नहीं करेंगे? तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर यही आएगा अगर आप इस चीज़ को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं कि इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगा। अगर हम किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करें या उस सिस्टम से हीट रिजेक्ट करें तो टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रहेगा? तो ये कंफ्यूजन मैं आपको दूर करूंगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, इसमें टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन हीट सप्लाई भी करेंगे और हीट को रिजेक्ट भी करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो आपका कांस्टेंट टेम्परेचर कहें या आइसोथर्मल प्रोसेस कहें, ये क्या है आपका? वेरी स्लो प्रोसेस। अगर ये आपको पता है तीन वर्ड, वेरी स्लो प्रोसेस। चलिए अब यहां पर हम समझते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उस सिस्टम को कैसे हम हीट सप्लाई करेंगे, उस सिस्टम से कैसे हीट रिजेक्ट करेंगे। चलिए समझते हैं डायग्राम से। पहले मैं डायग्राम यहां पर प्लॉट कर देता हूं कुछ इस तरीके से। चलिए देखते हैं यहां पर दो पिक्चर आपके पास में यहां पर हैं। एक में क्या हो रहा है आपका? एक्सपेंशन। एक में क्या हो रहा है आपके पास में? कंप्रेशन। सिस्टम में क्या है? आइडियल गैस। यहाँ पर भी सिस्टम क्या है आपके पास में? आइडियल गैस। एक पिक्चर में वेट को रिमूव करेंगे, एक पिक्चर में वेट को हम ऐड करेंगे। पहली पिक्चर के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट, वर्क आएगा आपके पास में यहाँ पर पॉजिटिव, हीट सप्लाई करेंगे। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, वर्क आएगा नेगेटिव, हीट को हम रिजेक्ट करेंगे। तो देखिए इतना आपको पता है कि जब हमने बात करी कांस्टेंट टेम्परेचर की तो ये क्या है आपका? वेरी स्लो प्रोसेस। वेरी स्लो प्रोसेस। तो देखिए कि मान लीजिए, पहले हम बात करेंगे फिगर फर्स्ट की। मान लीजिए ये आपके पास में एक सिस्टम है और ये आपके पास में क्या है? एक पिस्टन, और इस पिस्टन के ऊपर हमने रखा हुआ है वेट। अगर हम इस वेट को यहां से, मान लीजिए ये कितना है आपके पास में? 1 kg वेट है और 1 kg वेट का हमने 100 ग्राम करके 10 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। मान लीजिए जैसे ही आपने 100 ग्राम वेट यहां पर हटाया तो पिस्टन यहां से करेगा आपका मूव अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से। तो जब पिस्टन आपका एक्सपेंड करेगा तो उस केस में टेम्परेचर क्या होगा आपका? घटेगा। तो जैसे पिस्टन यहां से अप जाएगा आपका टेम्परेचर घटेगा। जैसे ही आपका टेम्परेचर घटा उतनी ही हमने उसको हीट सप्लाई कर दिया ताकि हमारा टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट रहे। अगेन हमने 100 ग्राम वेट को रिमूव किया, पिस्टन ने हमारा फिर एक्सपेंड किया। जब तक उसका टेम्परेचर घटेगा हम उतनी उसको हीट सप्लाई करेंगे, तो टेम्परेचर क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट रहेगा। ऐसे ही प्रोसेस आपका चलता रहेगा। सेम अगर हम यहां पर बात करें कंप्रेशन की, कि हमने 100 ग्राम वेट रखा, जब 100 ग्राम वेट हम रखेंगे तो वो क्या करेगा? आपका कंप्रेस करेगा। जब कंप्रेस करेगा तो इस सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज करेगा। तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ही हम उस सिस्टम से हीट को रिजेक्ट करेंगे। सेम आप
ऐसे ही वेट रखोगे, ऐसे ही हम हीट को रिजेक्ट करते रहेंगे, क्योंकि ये क्या है आपका वेरी स्लो प्रोसेस। हमारे पास में सफिशिएंट टाइम होगा कि जैसे टेम्परेचर घटेगा या टेम्परेचर बढ़ेगा, उसको हम उतनी हीट सप्लाई करें या हीट रिजेक्ट करें। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में आपने देखा कि सिस्टम को हम हीट सप्लाई भी कर रहे हैं, सिस्टम से हम हीट रिजेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर क्या है हमारे पास में, कांस्टेंट है। चलिए एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बता दूं, जहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि किसी सिस्टम को जब हम हीट सप्लाई भी करेंगे या हीट रिजेक्ट भी करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो आपका टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दो दोस्त हैं, एक का नाम है राम, दूसरे का नाम है रहीम, एक रूम में रहते हैं। शाम को उनका कुछ खाने का मन हुआ, दोनों ने अपने पर्स उठाए और चले गए शाम को बाहर घूमने के लिए। जैसे ही वो एक आइसक्रीम की शॉप पर गए तो उन्होंने वहाँ से आइसक्रीम खरीदी। तो 2 आइसक्रीम का जो चार्ज था वो कितना था आपका, 20 रुपीज़। राम ने अपना वॉलेट निकाल कर उस दुकानदार को 100 रुपये दिए और उस दुकानदार ने 100 में से 80 रुपीज़ राम को रिटर्न कर दिए, 20 अपने पास में रख लिए। अब राम ने 80 रुपीज़ जब पर्स में रखा, उधर से रहीम ने उसको 20 रुपीज़ दिया और वो 20 रुपीज़ भी उसने अपने पर्स में रखा। तो जैसे ही उसने अपने पर्स को अपने पॉकेट के अंदर रखा, तब दोबारा फिर उसके पास में कितना था, 100 रुपीज़। इट मीन्स कि राम ने आइसक्रीम के पैसे दिए भी, और जब वहां से उस पर्स को अपने पॉकेट के अंदर रखा रहीम के थ्रू 20 रुपीज़ मिले, तो मिला के कितना हुआ उसके पास में 100, उसने पॉकेट के अंदर रखा। उसके जो पास में पैसा था वो क्या है, कांस्टेंट, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। सेम यहां पर आप देखिए कि जैसे यहां से 100 ग्राम वेट हमने रिमूव किया, पिस्टन क्या किया आपका, एक्सपेंड किया। जब पिस्टन आपका एक्सपेंड करेगा तो जो उसका टेम्परेचर था वो घटा। तो जब टेम्परेचर घटेगा, जितना टेम्परेचर घटा उतनी ही हमने उसको क्या कर दिया, हीट सप्लाई कर दिया। क्योंकि ये क्या है, इसमें इतना स्लो प्रोसेस है कि जब तक वो टेम्परेचर घटेगा तब तक उतनी हीट सप्लाई कर देंगे, टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसको हम कहेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। आई होप यहाँ तक ये सभी को आपको क्लियर होगा कि जब हम किसी सिस्टम से हीट रिजेक्ट भी कर रहे हैं, हीट सप्लाई भी कर रहे हैं, लेकिन जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा आपके पास में, कॉन्स्टेंट ही रहेगा। अब यहाँ पर अगर मैं मैथमेटिकल की बात करूँ, देखिए मैथमेटिकल इक्वेशन है कि x डॉट y का जो प्रोडक्ट होगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम इसको कर्व को मैथमेटिकली बात करें तो इस कर्व को हम कुछ इस तरीके से प्लॉट करते हैं। मान लीजिए ये क्या है आपके पास में यहाँ पर प्रेशर, और ये क्या है आपके पास में यहाँ पर वॉल्यूम। तो ये जो कर्व आएगा कुछ इस तरीके से आपके पास में ये कर्व आएगा, और इस कर्व का हमने नाम दिया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो देखिए स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर गैस कौन सी थी हमारे पास में, आइडियल गैस। आइडियल गैस की बात करेंगे तो आइडियल गैस क्या है, PV इज इक्वल टू MRT, कंट्रोल मास, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो PV इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में C, ये भी क्या आएगा आपके पास में, कांस्टेंट। अब सवाल ये है कि जब PV इज इक्वल टू क्या है, एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज हमारी क्या होगी, घटेगी। जब हम सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपके पास में, एक्सपेंशन। कुछ इस तरीके से आपके पास में ग्राफ आएगा, कब, जब हम सिस्टम को हीट सप्लाइड करेंगे। और जब हम इस सिस्टम से हीट को रिजेक्ट करेंगे तो प्लॉट पिक्चर कुछ आएगी आपके पास में इस तरीके से। जब सिस्टम से हीट को रिजेक्ट करेंगे वो क्या करेगा आपका, कंप्रेस करेगा। तो ये क्या है आपका Q रिजेक्टेड या रिजेक्शन, ये क्या है आपके पास में, Q रिजेक्टेड। ये तो इतना तो आपको क्लियर है कि जब सिस्टम की वॉल्यूम बढ़ेगी मतलब हीट हमने उसके अंदर सप्लाई किया, और जब वो हीट रिजेक्ट करेंगे तो सिस्टम हमारा क्या होगा, कंप्रेस होगा। अब यहाँ पर ये जो PV डायग्राम है, PV डायग्राम है, ये आपका क्या है, प्रेशर, ये क्या है आपके पास में यहाँ पर वॉल्यूम, और ये जो कर्व आएगा इस कर्व को हम बोलते हैं यहाँ पर स्टूडेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर
हाइपरबोला। इस कर्व को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और किसके लिए? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। किसके लिए बच्चों? ये आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको हम? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट प्रेशर क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है। चलिए अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन। चलिए अब कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर हम वर्क। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि PV आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू MRT। M क्या है? कंट्रोल मास कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट। तो PV इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में? C। और यहां से हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू C/V। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और वर्क आपको कैलकुलेट करना है। वर्क की इक्वेशन क्या है कि W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P इंटू dV। और वॉल्यूम में जो चेंज आएगा V1 से कितना है आपके पास में? V2। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है आपको? ये P के रेस्पेक्ट में। और P की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम रखेंगे तो कितना आएगा? W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 से कितना आएगा? V2। P की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? C/V इंटू dV। C क्या है आपके पास में? कांस्टेंट। और 1/V का जो इंटीग्रेट आएगा उसको बोलते हैं ln/V। तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास में? W इज इक्वल टू C क्या है आपके पास में? कांस्टेंट। और 1/V का इंटीग्रेट कितना आएगा? ln/V। और ये कितना आएगा आपके पास में? यहाँ से V1 से V2। या W इज इक्वल टू C ln/V2 माइनस के ln/V1। log m माइनस log n को क्या लिखते हैं? log m/n। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? W इज इक्वल टू C इंटू ln/V2/V1। ये लिख सकते हैं। और दूसरा क्या आएगा आपके पास में कि W इज इक्वल टू C जो है बच्चों वो किसके इक्वल है? PV के। C किसके इक्वल है? MRT के। तो यहाँ से लिख सकते हैं MRT ln/V2/V1। और यहाँ से हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू P1/V1 ln/V2/V1। अब यहाँ से ये जो दो इक्वेशन आई इनको हम अप्लाई कहाँ पर करेंगे? इनको ब्लॉक के अंदर आप फीड कर लीजिएगा दोनों इक्वेशन को। देखिए अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इन इक्वेशन के लिए क्या आएगा? क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग रिवर्सिबल isothermal process for an ideal gas। तो इन दो इक्वेशन को कहां पर करेंगे? सिस्टम क्या होना चाहिए आपका? क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस। देखो यहां पर क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन का हमने यूज किया, वो होना चाहिए। सिस्टम क्लोज होना चाहिए। प्रोसेस क्या होना चाहिए आपके पास में? रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए। तभी हम वर्क कैलकुलेट करने के लिए इन दो इक्वेशन का यूज करेंगे। तो ये था आपका कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। चलिए अब हम देखेंगे यहां पर आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियाबैटिक नंबर 4। Adiabatic process। In process, there is no heat transfer from the system or to the system is known as adiabatic process. In adiabatic process, there is no heat transfer, but system temperature can change।
आइडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होंगे जब हम किसी सिस्टम की बात करेंगे, उस सिस्टम से ना तो हीट रिजेक्ट होगी सिस्टम टू सराउंडिंग, ना हीट सप्लाई कर सकते हम सराउंडिंग टू सिस्टम। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आइडियाबैटिक प्रोसेस। तो जब हम आइडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे, आइडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर तो जीरो होगा, लेकिन सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा। आइसोथर्मल में अभी आपने पढ़ा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन हीट सप्लाई भी करेंगे, हीट रिजेक्ट भी करेंगे। आइडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर जीरो होगा, लेकिन सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज भी करेगा और डिक्रीज भी करेगा। चलिए, आइडियाबैटिक को स्टार्ट करने से पहले मैं 4 टर्म आपको बता दूं। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डायथर्मिक और यह है आपका आइडियाबैटिक। तो मैं आपको बताऊंगा ये आइडियाबैटिक, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डायथर्मिक, आइडियाबैटिक। तो यहां पर मान लीजिए आपके पास में एक सिस्टम है, एक ही एग्जांपल से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास में। मान लीजिए ये आपके पास में एक सिस्टम है, और इस सिस्टम के अंदर जब आप कोई केमिकल रिएक्शन कराओगे, यहां पर इस सिस्टम के अंदर मान लीजिए यहां पर आपने केमिकल रिएक्शन कराई, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो जब यहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काम क्या होगा? हीट, देखिए अगर यहाँ पर इनिशियल बात करें 40 डिग्री सेंटीग्रेड सिस्टम का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर कितना है आपका? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इस सिस्टम के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या होगा? हीट लिबरेट करेगी आपकी। मान लीजिए रिएक्शन के बाद इस सिस्टम का टेम्परेचर कितना है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड, बाहर का कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट आपकी लिबरेट करेगी सिस्टम टू सराउंडिंग, और जब आपकी हीट लिबरेट करती है सिस्टम टू सराउंडिंग, उसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपका सिस्टम का टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हीट सप्लाइड होगी सराउंडिंग टू सिस्टम, इस प्रोसेस को हम कहेंगे एंडोथर्मिक। और अगर मैं इस सिस्टम को यहां से इंसुलेट करूंगा, जब आप इस सिस्टम को यहां से इंसुलेट करेंगे तो प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका? आइडियाबैटिक, देयर इज नो हीट ट्रांसफर। और अगर मैं यहां से इस इंसुलेशन को हटाऊंगा तो उसको क्या कहेंगे? डायथर्मिक, टू परमिट हीट। तो यहां तक तो क्लियर होगा आपको। एंडोथर्मिक मीन्स हीट लिबरेट करेगी सिस्टम टू सराउंडिंग, एंडोथर्मिक मीन्स हीट सराउंडिंग टू सिस्टम, डायथर्मिक टू परमिट हीट, कि भाई हीट ट्रांसफर होती रहे, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आइडियाबैटिक, देयर इज नो हीट ट्रांसफर। चलिए अब हम बात करेंगे यहां पर आइडियाबैटिक प्रोसेस की, कि आइडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर तो नहीं होगा, लेकिन सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा। चलिए डेफिनेशन लिख देते हैं आइडियाबैटिक प्रोसेस की। ए प्रोसेस temperature can change। तो डेफिनेशन क्या है कि ए प्रोसेस इन विच देयर इज नो हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम और टू द सिस्टम इज नोन एज आइडियाबैटिक प्रोसेस। इन आइडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज नो हीट ट्रांसफर, but the system temperature can change। आइडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर तो नहीं होगा, लेकिन सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा। चेंज का मतलब क्या है? बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। चलिए देखिए, मान लीजिए आपके पास में एक कंटेनर लिया हमने, कुछ यहां पर इस तरीके से एक कंटेनर लिया, और कंटेनर के अंदर मान लीजिए हमने इस कंटेनर के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन कराई, केमिकल रिएक्शन। तो जब हम इस सिस्टम के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन कराएंगे
तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इनिशियल की बात करूं, यहाँ का टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड और सराउंडिंग का टेम्परेचर भी कितना 40 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आपने इस सिस्टम के अंदर कुछ रिएक्शन कराई तो सिस्टम का टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा। तो जब यहां से आपका सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज किया, मान लीजिए कितना हुआ 80 डिग्री सेंटीग्रेड, अब हीट लिबरेट करने की कोशिश करेगी सिस्टम टू सराउंडिंग। बात समझ में आ रही है? तो आपको पता है कि जो एनर्जी क्या थी, द एनर्जी इंटरेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज हीट और हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर आपकी तब होगी जब ये टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो अब यहां का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है आपका, बाहर का टेम्परेचर आपका कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हीट लिबरेट करेगी आपकी सिस्टम टू सराउंडिंग। लेकिन अगर मैं यहां पर इस पूरे सिस्टम को इंसुलेट करूंगा कुछ इस तरीके से, अब हमारी हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगी, जीरो। इस सिस्टम से ना तो हीट बाहर जाएगी और ना बाहर से हीट इस सिस्टम के अंदर आएगी। इनिशियल टेम्परेचर कितना था आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही हमने इस सिस्टम के अंदर ये केमिकल रिएक्शन कराई, अंदर का टेम्परेचर कितना है आपका 80 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स हीट ट्रांसफर कितना है आपका जीरो, लेकिन टेम्परेचर आपका बढ़ा। कुछ ऐसी रिएक्शन हम कराएंगे 40 से टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपके पास में 20 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर आपका घटा, लेकिन हीट ट्रांसफर कितना आपके पास में जीरो, हीट ट्रांसफर नहीं होगा। चलिए अब इसका हम कैलकुलेट करेंगे वर्क, किसके लिए, आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर क्या है कि फोर adiabatic process PV to the power gamma is equal to constant। adiabatic process के लिए क्या है आपके पास में PV to the power gamma is equal to constant। ये इक्वेशन कहाँ से लिखी, मैं उसकी पूरी डेरिवेशन आपको कराऊंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो अभी आप देखिए कि फॉर adiabatic प्रोसेस PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पर हमें, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 से V2 P इंटू dV। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे किसकी वैल्यू, P की वैल्यू। तो क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू C अपॉन V टू द पावर गामा, या हम कह सकते हैं यहाँ पर P इज इक्वल टू C इंटू V टू द पावर माइनस के गामा। पुट करेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में, तो कितना आएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 से कितना है V2, P की वैल्यू कितनी आएगी C इंटू V टू द पावर माइनस के गामा इंटू dV। अब C क्या है यहाँ पर आपका कांस्टेंट, C को क्या लेंगे बाहर, तो W इज इक्वल टू C इंटीग्रेशन V1 से V2 और कितना आएगा V1 टू द पावर माइनस के गामा इंटू dV। ये अब आप सभी को पता है स्टूडेंट कि अगर मैं x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा आपके पास में x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस के 1। ये क्या है, इसका आपका इंटीग्रेशन है किसका, x टू द पावर n का। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, w इज इक्वल टू c, और ये क्या आएगा आपके पास में, यहाँ से इसको क्या लिखेंगे, v टू द पावर माइनस के गामा प्लस के 1 ब्रैकेट क्लोज, ये क्या आएगा V1 से V2 और डिवाइडेड बाय माइनस के गामा प्लस के 1। तो W इज इक्वल टू C अपॉन माइनस के गामा प्लस के 1 हमने क्या लिया, बाहर लिया, और यहाँ से क्या लिखेंगे V टू द पावर माइनस के गामा प्लस के 1 माइनस V1 टू द पावर माइनस के गामा प्लस के 1। तो आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा ये क्या चल रहा है यहाँ पर। अब C क्या है बच्चों आपका, C इज इक्वल टू PV टू द पावर गामा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू, डायरेक्ट जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, C इंटू V टू द पावर गामा दिस माइनस के कितना आएगा आपके पास में, C इंटू V1 टू द पावर माइनस के गामा प्लस के 1 डिवाइडेड बाय माइनस के गामा प्लस के 1। अब C की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना आएगा, W इज इक्वल टू P2
V2 इंटू V⁻के गामा इंटू कितना आएगा आपके पास में V2, और यहाँ पर क्या है PV गामा, तो P2V2 ये क्या आएगा आपके पास में यहाँ पर गामा माइनस P1V1 गामा इंटू V1 गामा इंटू V1 डिवाइडेड बाय माइनस के गामा प्लस के 1। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इससे ये कैंसिल आउट, इससे आपका क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है माइनस के गामा। तो यहाँ पर क्या आएगी इक्वेशन W इज इक्वल टू P2V2 माइनस के P1V1 अपॉन माइनस के गामा प्लस के 1। जब यहाँ से हम माइनस बाहर लेंगे तो कितना आएगा, W इज इक्वल टू P1V1 माइनस के P2V2, यहाँ से भी हमने माइनस बाहर लिया तो कितना आएगा आपके पास में गामा माइनस के 1। तो ये आपके पास में इक्वेशन आएगी किसकी, वर्क किसके लिए, आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस। ये जो इक्वेशन आपके पास में आएगी ये किसके लिए एप्लीकेबल है, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली क्लोज सिस्टम फॉर एन रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस। चलिए इसको यहाँ से रब करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये यहाँ क्या है आपके पास में कि इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन क्या है आपके पास में, W इज इक्वल टू कितना है P1V1 माइनस के P2V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस के 1। ये फाइनल इक्वेशन आपके पास में यहाँ पर आई, और दिस इक्वेशन ठीक प्रोसेस। तो ये जो इक्वेशन आपके पास में आएगी ये क्या है, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब एक इंपॉर्टेंट नोट करके मैं लिख देता हूं यहाँ पर, आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। In isothermal process, though the temperature is constant, there is heat transfer. टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन हीट ट्रांसफर होगा। सिमिलरली दो देर इज नो हीट ट्रांसफर इन आइडियाबैटिक प्रोसेस, देर इज टेम्परेचर चेंज। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा लेकिन हीट ट्रांसफर क्या होगा। आइडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर 0 होगा लेकिन सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा। चलिए अब हम बात करेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। फिफ्थ आपके पास में क्या आएगा यहाँ पर, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पॉली की, तो पॉली मीन्स मैनी एंड ट्रॉपिक मीन्स चेंजेस, मैनी चेंजेस। मान लीजिए कि आपके पास में ये एक क्या है, बैलून। ये क्या है आपके पास में, यहां पर एक बैलून लिया और इस बैलून के अंदर हमने इन्फ्लेट किया किसको, एयर को। इस बैलून के अंदर हमने हवा भरने के बाद हमारे पास कुछ बैलून है इस तरीके से, और जैसे ही आप इस बैलून को लेके छत पर जाओगे, जैसे ही आप छत पर गए तो सूरज की, सन की रेडिएशन पड़ेगी बैलून के ऊपर। अरे सर, जब सन की रेडिएशन बैलून के ऊपर पड़ेगी तो पटक जाएगा, एकदम फूट जाएगा? नहीं, इसकी कुछ सफिशिएंट थिकनेस होगी। तो जब सन की रेडिएशन इस बैलून के ऊपर पड़ेगी तो वहां से हीट ट्रांसफर होगा, और इस बैलून के अंदर क्या है आपका, एयर। तो जब सन से, रेडिएशन से हीट ट्रांसफर होगी तो उस बैलून का टेम्परेचर क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा। अब
क्या होगा कि न्यूटन संकल का सेकंड लॉ है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो प्रेशर की अगर हम बात करें, प्रेशर का स्टूडेंट जो फिजिकल मीनिंग होगा वो क्या है, कोलिजन पर सेकंड। जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा आपका प्रेशर इंक्रीज करेगा। मोमेंटम इज इक्वल टू m.v माइनस u बाय टी, कि जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतना ज्यादा आपका प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो वहां से आपने देखा कि जब सन की रेडिएशन इस बैलून के ऊपर पड़ेगी तो इट मींस हीट ट्रांसफर होगा। उस हीट से इसके अंदर जो गैस, जो एयर है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उसकी वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगी और प्रेशर भी आपका इंक्रीज करेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पॉलीट्रोपिक मींस मैनी चेंजेस। इस बैलून के अंदर क्या है आपका, यहां पर एयर, अब यहां पर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, हीट ट्रांसफर होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा और आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। इसी को बोलते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। जब भी आपसे कोई पूछता है व्हाट इज पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, टेक अ बलून, एक बलून लोगे आप, उस बलून के एग्जांपल से आप समझाओगे, उसको तुरंत समझ में आ जाएगा कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या है। ठीक है, चलिए पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है। अब देखिए कि इसकी जो इक्वेशन है वो क्या है, P v टू द पावर n इज इक्वल टू C। अब लास्ट आपने बताया था सर कि P v टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सेम इक्वेशन दे रहे हो आप पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में। नहीं, यहां पर डिफरेंस है क्या है, यहां पर हमने गामा को रिप्लेस किससे किया है, n से। P v टू द पावर n इज इक्वल टू C कॉन्स्टेंट। गामा वहां पर क्या था, आइडियाबैटिक इंडेक्स, n यहां पर क्या है आपके पास में, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। वहां पर वो क्या था आपका, आइडियाबैटिक इंडेक्स, n क्या है आपका यहां पर, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। अब ये जो n है आपका, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपकी, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, इनफाइनाइट। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपकी, ठीक है। जनरली जो n की वैल्यू है हम उसको मान के चलेंगे कि जो n की वैल्यू आएगी वो हमेशा ग्रेटर देन 1 लेस देन गामा। हम यहां पर एज्यूम करके चलेंगे कि जो n की वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 से तो बड़ी होगी लेकिन गामा से क्या होगी आपकी, छोटी होगी। ये क्लियर है आपको। चलिए दूसरा डिफरेंस, अगर मैं यहां पर गामा की बात करूं और n की बात करूं, ये क्या है आपके पास में, आइडियाबैटिक इंडेक्स, n क्या है आपके पास में, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। देखिए गामा क्या है आपका, गामा इट इज अ प्रॉपर्टी। गामा क्या है आपकी प्रॉपर्टी, ये गैस पे डिपेंड करेगा। अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर के लिए जो गामा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1.4। हर एक गैस के लिए गामा की एक फिक्स वैल्यू है आपकी, क्योंकि ये क्या है आपकी प्रॉपर्टी। लेकिन अगर हम यहां पर n की बात करेंगे, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स की बात करेंगे, इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रोसेस पर डिपेंड करेगा। इट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस, इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी। ये किस पे डिपेंड करेगा, उसके प्रोसेस पर डिपेंड करेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा, उसकी गैस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये क्या है आपकी प्रॉपर्टी, ये n आपका प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो n की वैल्यू है वो क्या है, हमेशा 1 से ज्यादा आएगी और गामा से क्या आएगी, छोटी आएगी। तो जो वर्क आया था आपके पास में कितना आया था, P1V1 माइनस के P2V2 अपॉन गामा माइनस 1। ये किसके लिए था वर्क, आइडियाबैटिक के लिए। अब अगर यहाँ पर हम बात करें पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के वर्क डन की, तो जो पॉली वर्क आएगा P1V1 माइनस के P2V2 बाई n-1। यहाँ पर हमने केवल गामा को किससे रिप्लेस किया है, सॉरी n को किससे रिप्लेस किया हमने, गामा से। तो जो पॉलीट्रोपिक वर्क आएगा स्टूडेंट आपके पास में वो क्या होगा कि W पॉली इज इक्वल टू P1V1 माइनस के P2V2। ज़्यादा इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये किसके लिए आपके पास में यहाँ पर पॉलीट्रोपिक के लिए, और आइडियाबैटिक के लिए क्या आता है, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पर हमने n को किससे रिप्लेस किया है, गामा से। तो यह आएगा आपके पास में पॉलीट्रोपिक वर्क डन।
तो चलिए अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या है। ए प्रोसेस only वर्क ट्रांसफर। तो यहां से तो आपको क्लियर हो ही गया होगा ए प्रोसेस, ये क्या है आपका PV टू द पावर n इज इक्वल टू C इज नोन एज पॉलीट्रोपिक प्रोसेस वेयर n इज नोन एज पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। n क्या है आपका पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव या इनफाइनाइट। जनरली जो n की वैल्यू हम आवर कन्वीनियंट के हिसाब से मान के चलते हैं वो 1.2 या 1.3, वो क्या है आपका कि n की वैल्यू जो होगी वो हमेशा 1 से ज़्यादा और गामा से छोटी, और गामा की वैल्यू कितनी होती है आपके पास में 1.4 अप्रॉक्स, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 1.2 1.3 हम लेके चलेंगे। इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस देयर इज बोथ हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर दोनों होंगे, लेकिन आइडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं होगा, केवल वर्क ट्रांसफर होगा। और यहां पर आप नोट करके लिख सकते हैं कि गामा क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गामा क्या है आपके पास में, आइडियाबैटिक इंडेक्स, ये आइडियाबैटिक इंडेक्स, ये क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ गैस। और अगर यहां पर n की बात करेंगे, इट डिपेंड्स द प्रोसेस नॉट ऑन द गैस। तो गामा क्या है, आइडियाबैटिक इंडेक्स, ये क्या है, गैस की एक प्रॉपर्टी है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, लगभग 1.4। अलग अलग गैस के लिए गामा की वैल्यू ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, लगभग एक जैसी होती है। तो अलग अलग गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। n क्या है आपके पास में, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, ये किस पे डिपेंड करेगा, उसके प्रोसेस पर डिपेंड करेगा, बिकॉज ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूं। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।